चलिए आज बात करते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की। ये एक ऐसा तरीका है जिसके बारे में बहुत चर्चा होती है, खासकर जब लंबी अवधि में पैसा बनाने की बात आती है। तो आज हम इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। हम में से कई लोग सोचते हैं कि शेयर बाजार से लंबी अवधि में अच्छी ग्रोथ मिल सकती है, और अगर ऐसा कोई सोचता है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स उनके लिए एक बहुत अच्छा पहला कदम हो सकता है। ये उस मंजिल तक पहुंचने का एक बना बनाया रास्ता दे सकता है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड आखिर है क्या? इसे ऐसे समझिए कि ये एक गुल्लक है जिसमें बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा पैसा डालते हैं। फिर एक एक्सपर्ट, जिसे हम फंड मैनेजर कहते हैं, उस सारे पैसे को इकट्ठा करके अलग अलग कंपनियों के शेयरों में लगाता है। और हाँ, सेबी का नियम है कि इस गुल्लक का कम से कम 65% पैसा शेयरों में ही लगा होना चाहिए, तभी उसे इक्विटी फंड कहा जाएगा। अब इक्विटी फंड की दुनिया ना एक बड़े से रेस्टोरेंट के मेन्यू की तरह है। यहाँ हर तरह के निवेशक के लिए उनके लक्ष्य और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से अलग अलग डिशेस यानी कि ऑप्शंस मौजूद हैं। तो चलिए इस मेन्यू पर एक नज़र डालते हैं। तो इस मेन्यू में फंड्स को पहचानने का सबसे पहला और आसान तरीका है कंपनी का साइज, जिसे हम मार्केट कैपिटलाइजेशन कहते हैं। मतलब ये देखना कि फंड अपना पैसा छोटी, बीच वाली या फिर बड़ी कंपनियों में लगा रहा है। यहाँ 3 मेन कैटेगरीज हैं। देखिए, लार्ज कैप फंड्स देश की 100 सबसे बड़ी और मजबूत कंपनियों में पैसा लगाते हैं, जो आमतौर पर ज्यादा स्थिर मानी जाती हैं। फिर आते हैं मिड कैप फंड्स, जो उन कंपनियों पर फोकस करते हैं जो अभी तेजी से ग्रोथ कर रही हैं। और आखिर में स्मॉल कैप फंड्स, जो छोटी लेकिन भविष्य में बहुत बड़ी बनने की क्षमता रखने वाली कंपनियों में निवेश करते हैं। हाँ, इनमें जोखिम भी सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, अब इन दोनों में एक बहुत मजेदार फर्क है। मल्टी कैप फंड एक नियम से बंधे होते हैं। उन्हें लार्ज, मिड और स्मॉल कैप तीनों में कम से कम 25% पैसा लगाना ही होता है। मतलब एक तरह का अनुशासन है। वही फ्लेक्सी कैप फंड मैनेजर को पूरी आज़ादी देते हैं। वो बाजार का मूड देखकर अपना पैसा किसी भी कैप में ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो कंपनी के साइज के अलावा फंड्स को समझने का एक और तरीका है उनकी निवेश करने की फिलॉसफी। मतलब वो किस सोच के साथ शेयर चुन रहे हैं। चलिए इसे भी समझते हैं। यहाँ निवेश करने के 2 अलग-अलग अंदाज हैं। ग्रोथ इन्वेस्टिंग का मतलब है उन रॉकेट जैसी कंपनियों पर दांव लगाना जो बाजार से भी तेज भाग रही हैं। दूसरी तरफ है वैल्यू इन्वेस्टिंग। इसमें उन मजबूत कंपनियों को ढूंढा जाता है जो अच्छी हैं, लेकिन किसी वजह से बाजार उन्हें भाव नहीं दे रहा, इस उम्मीद में कि देर सवेर दुनिया उनकी असली कीमत पहचानेगी। इनके अलावा भी कुछ खास तरह की स्ट्रैटेजीज होती हैं, जैसे डिविडेंड यील्ड फंड्स उन लोगों के लिए जो रेगुलर इनकम चाहते हैं, कॉन्ट्रा फंड्स जो बाजार की सोच के बिल्कुल उल्टा चलते हैं, सेक्टोरल फंड्स जो सिर्फ एक ही सेक्टर जैसे कि टेक्नोलॉजी या बैंकिंग पर फोकस करते हैं, और थीमेटिक फंड्स जो किसी एक थीम जैसे ग्रीन एनर्जी या डिजिटल इंडिया से जुड़ी कई कंपनियों में पैसा लगाते हैं। तो चलिए, फंड्स के बारे में तो हमने बहुत जान लिया, लेकिन अब बात करते हैं उन 3 सबसे जरूरी चीजों की जिसे कोई भी निवेशक नजरअंदाज नहीं कर सकता: रिस्क, टाइम और रिटर्न्स। ये लाइन हम सब ने टीवी पर, विज्ञापनों में हजारों बार सुनी होगी, है ना? और ये यूं ही नहीं है, ये एक जरूरी रिमाइंडर है कि शेयर बाजार में उतार चढ़ाव तो होता ही है, और यहाँ रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। ये निवेश का एक सीधा साधा नियम है। जहां ज्यादा कमाई की उम्मीद होती है, वहां ज्यादा जोखिम भी होता है। जिन फंड्स में रॉकेट की तरह ऊपर जाने की क्षमता होती है, उनमें उसी तेजी से नीचे आने का खतरा भी बना रहता है। तो फिर इसका हल क्या है? जवाब है समय। इक्विटी मार्केट में सब्र का फल वाकई मीठा होता है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि रोज रोज की उठापटक से परेशान होने के बजाय कम से कम 5 से 10 साल या उससे भी ज्यादा के लिए निवेशित रहना चाहिए, तभी आपके पैसे को बढ़ने का सही मौका मिलता है। तो चलिए एक नज़र डालते हैं कि असल में रिटर्न दिखते कैसे हैं। ये आंकड़े हमें एक अंदाज़ा देते हैं, लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है, ये पास्ट परफॉर्मेंस है, फ्यूचर का कोई वादा नहीं। इससे बस ये पता चलता है कि लंबी अवधि में रिटर्न कैसा हो सकता है। और जैसा कि देख सकते हैं, रिटर्न हर साल एक जैसा नहीं रहता। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? बस एक, कि इक्विटी में निवेश एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। जो लोग लंबा नजरिया रखते हैं वही बाजार के उतार चढ़ाव को झेल पाते हैं और आखिर में अपने वित्तीय लक्ष्यों को हासिल कर पाते हैं। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इनमें से कौन सी रणनीति किसी के लिए सबसे अच्छी है।
आज जो हमने जाना, उसका इस्तेमाल अपने खुद के वित्तीय लक्ष्यों, अपने पास कितना समय है और हम कितना जोखिम ले सकते हैं, इन सब के बारे में सोचने के लिए किया जाना चाहिए। क्योंकि दिन के अंत में सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी वही होती है जो अपनी ज़रूरतों के हिसाब से एकदम फिट बैठे।